दोस्तों नमस्कार। किसी की साख दांव पर है, किसी का राजनीतिक प्रयोग दांव पर है, कहीं आंदोलन की आहट भी दांव पर है और कहीं सियासी बिसात भी दांव पर है। यह प्रयोगशाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन 58 सीटों की अनकही कहानी है जो बीते 5 बरस में बहुत कुछ बदलते हुए देख चुकी है। पुरानी परिस्थितियों को जगाने की कोशिश भी है और इस दौर में जो भी परेशानियां हुई उसको वोट के जरिए सत्ता को बदलने की आहट भी है। और या फिर असुरक्षा कहीं ना कहीं वोट बैंक में सेंध लगाकर उस समीकरण को बिगाड़ देगी जिस समीकरण की आस बांधे पूरा विपक्ष एकजुट होकर अपने अनुकूल परिस्थितियों को देख रहा है। बहुत सारे सवाल हैं। 58 सीट का मतलब सिर्फ पहला चरण भर नहीं है। दरअसल यहीं से वो लौ निकलेगी जो समूचे उत्तर प्रदेश को आने वाले वक्त में अपनी आहट में चुनावी तौर पर लेगी या नहीं लेगी, कल उस पर ठप्पा लग जाएगा। क्योंकि किसान आंदोलन की जमीन पंजाब और हरियाणा के बाहर कहीं नजर आई तो वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यही वो इलाका है जो गन्ना किसानों की मांग रही है। और आज से नहीं बल्कि 3-4 सत्ता पुरानी परखते चले आइए, हर वक्त गन्ना किसान आंदोलनरत रहे और अपनी मांगों को लेकर चुनावी बिसात पर प्यादे के समान डोलते रहे। पहली बार आंदोलन ने उसे एक हिम्मत दी। या फिर जो सामाजिक समीकरण इस दौर में मुजफ्फरनगर से निकले, जो कैराना से निकले, क्या उसकी आहट तमाम समीकरण को बिगाड़ देगी या फिर कुछ नए सलीके से इस बार वोटर एकजुट हो चला है। जिन जगहों पर वोट पड़ने हैं उन 11 जिलों में 2 तो एनसीआर का इलाका है, एक गौतम बुद्ध नगर जिसके दायरे में नोएडा आता है, दूसरा गाजियाबाद का इलाका भी है। उसमें भी बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एनसीआर के इलाके के तौर पर पहचान है। उसके आगे बढ़ते हैं तो 4 ऐसी जगह है जिनकी एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उनकी पहचान रही है। उसमें आगरा है, उसमें मथुरा है, उसमें मेरठ है, उसमें अलीगढ़ है। यहां भी वोट पड़ने हैं। 2 राजनीतिक बिसात पर ऐसी चालें मौजूदा वक्त में दिल्ली की सत्ता ने चली है जिसके आश्रय उत्तर प्रदेश के भीतर के तमाम समीकरण या तो बिगड़ सकते हैं या फिर उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यह मुजफ्फरनगर और शामली का इलाका है। दंगों की आहट और पलायन की चोट, क्या वाकई यह इस रूप में असुरक्षा का मुद्दा इस दौर में उफान पर ला देगा या फिर तमाम समीकरण बिल्कुल अलग हो जाएंगे और जाट मुसलमान एक साथ आकर खड़ा हो जाएगा? यह भी दूर की गोटी है। इसके अलावे बागपत, हापुड़, बुलंदशहर एक लिहाज से देखिए तो खेती वाला पूरा इलाका है। किसान मजदूरों की तादाद यहां पर सबसे ज्यादा है। तो ये राजनीतिक प्रयोगशाला के भीतर में अखिलेश यादव के कालखंड में जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए और उस वक्त आरएलडी ने जो खामोशी बरती, मुसलमान उससे नाराज हो गया। इस बार क्या वो जाट के साथ आने को तैयार हो गया है या किसान आंदोलन की राजनीतिक भूमि ने एक नई सीख दी है कि एकजुट होकर सत्ता से आप संघर्ष भी कर सकते हैं और अपनी बातों को भी मनवा सकते हैं? क्या इस बार वोट उस तर्ज पर पड़ेंगे या फिर जयंत चौधरी जो एक लिहाज से अपने बाप दादा की विरासत को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और शायद यह सबसे बड़ा इम्तिहान जयंत चौधरी का है। इस इलाके में राजनीतिक तौर पर चौधरी परिवार की पकड़ और चौधरी परिवार की ठसक दोनों इस इलाके में हर कोई जानता है कैसे रही है। लेकिन धीरे धीरे किले गिरते चले गए और खुद जयंत चौधरी सिर्फ 30 साल की उम्र में 2009 में पार्लियामेंट पहुंच गए थे। लेकिन अब वो है, उनकी सियासत है, उनकी सियासी समझ है, उनकी राजनीतिक गठजोड़ जो लखनऊ के साथ जुड़ रही है वह भी है। तो क्या वाकई यह सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा जयंत चौधरी की है या राजनीतिक परीक्षा अखिलेश यादव की है? या फिर इन सबसे हटकर मायावती को भी इसी क्षेत्र में अपने उस राजनीतिक प्रयोग को सुलगाना है जहां पर मुसलमान और दलित एक साथ आकर खड़ा हो जाए? तो क्या बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, यहां की 58 सीटों पर जहां वोट पड़ने हैं, तुरंत आप रिवाइंड करेंगे तो हर सीट पर कमोवेश किसी दूसरे का कब्जा नहीं, बीजेपी का ही कब्जा है। और बीजेपी के विधायकों को यहां पर बीते 1 महीने के भीतर 25 जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा। वह अपने इलाके में नहीं जा पाए, यहां तक कि उसमें गन्ना मंत्री भी शामिल हैं। तो क्या वाकई आक्रोश की जमीन सुलग रही है और वोट डालते वक्त वो सारी चीजों में उभार आ जाएगा? यह भी एक सवाल है।
इस सवाल के अक्स तले हमें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण यह है क्या वाकई जाट और मुस्लिम एक साथ समाजवादी पार्टी और आरएलडी के पक्ष में अगर आ जाता है तो फिर बहुत मुश्किल है आने वाले वक्त में बीजेपी के पैर जम पाएं। लेकिन अगर असुरक्षा की सोच जिसको बीजेपी ने बाखूबी मुजफ्फरनगर के दंगों और कैराना के पलायन से उभारा है, अगर वह सुलग गया तो फिर उसके बाद यकीन जानिए जाट वोट भी बिखर जाएगा और मुसलमान भी ठिकाना लेने के लिए किसी दूसरे रास्ते निकल जाएगा और यहां पे मायावती खड़ी हुई उसे मिल जाएगी। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति बन रही है? क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं इन 58 सीटों पर तो 53 सीट तो बीजेपी के पास है, बाकी की 5 सीटों का क्या महत्व है? उसमें कैराना है, वो समाजवादी पार्टी के पास है, उसमें एक मेरठ है, यह भी समाजवादी पार्टी के पास है, इसमें छपरौली एकमात्र सीट है जो आरएलडी की पहचान लिए हुए अभी भी उसको विधानसभा में उसकी उपस्थिति को बतला देती है, एक ही सीट है। और इसके अलावे धौलाना और मांट जो है ये बीएसपी के पास है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या जो उम्मीदवारों के आश्रय राजनीतिक प्रयोग इस बार किए गए हैं उसको सफलता मिलेगी, या फिर महीनों से जो जमीन राजनीतिक तौर पर फलते फूलते पंचायत, महापंचायत, आंदोलन और इन सब के आश्रय अपने मुद्दों और अपनी मांगों को लेकर उफान मारते रही उसको स्पेस मिलेगा। क्योंकि इन इलाकों के भीतर में जब आप जातियों का समीकरण देखना शुरू करेंगे तो जातियां बड़ी तादाद में बटी हुई भी है, जातियां एकजुट भी है, जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियां एकजुट होकर कहीं ना कहीं इस वोट बैंक के आश्रय एक नए समीकरण को बनाने की दिशा में बढ़ती भी है। लेकिन लाभ किसको मिलेगा? जाहिर है लाभ मिलेगा या लाभ मिलता हुआ बट जाएगा, यह भी एक सवाल है। क्योंकि इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर में जो 11 जिलों की 58 सीटों पर ध्यान दीजिए, जाट है, गुज्जर है, बढ़ई जिसको जगेड़ कहते हैं वह भी है, लोहार जिसे सैफी कहते हैं वह भी है, तेली भी है, कश्यप भी है, जो सविता यानी जो नाई है वह भी, उसकी भी मौजूदगी है, जाटव भी है, धीमान भी है, जागीर भी है, साहू भी है, कुछ हिस्सा निषाद के पास भी है, पंचाल भी है, यादवों की मौजूदगी भी है, सैनी की मौजूदगी भी है, कुशवाहा की मौजूदगी भी है, प्रजापति भी है, विश्वकर्मा भी है, यहाँ पर क्षेत्रीय ब्राह्मण पटेल इनकी मौजूदगी तो है ही। इसके अलावे माली, विश्वकर्मा, यहाँ अग्रवाल, शाक्य, इन सब की मौजूदगी है। और अलग अलग हिस्सों से जब आप देखना शुरू करेंगे तो इन्हीं जातियों के इर्द गिर्द का वह सवाल जो शहरों में रोजगार खोजता है यहाँ पर 2 जून की रोटी खोजता है। तो क्या सत्ता को कटघरे में खड़ा कर पाने की स्थिति में इस बार वोटर आएगा, या अपनी सुविधाओं को देखते हुए आने वाले वक्त में किसके साथ सामाजिक सुरक्षा लिए हुए खड़े होना है वह उस दिशा में बट जाएगा? यह भी एक सवाल है। लेकिन साख, पहचान, प्रयोग, आंदोलन सब कुछ इसी इलाके में है और यहीं से हवा जो बहेगी वही बहुत कुछ तय कर देगी। अब यहां से अगला सवाल है कि इस दौर में उम्मीदवार बड़ी तादाद में बदले गए। बीएसपी ने 2017 में 2 सीटें जीती थी और उन 2 सीटों पर जो बीएसपी के एमएलए हैं उन दोनों को टिकट दे दिया गया। ये मांट से आते हैं श्याम सुंदर शर्मा और गोवर्धन से आते हैं राजकुमार रावत, इन दोनों को टिकट दे दिया गया। लेकिन बाकी सभी बदल दिए गए। सभी बदलने का मतलब है कि जो 58 सीटों पर पिछली बार जहां बीएसपी लड़ी थी वहां पर वह जिन भी सीटों पर दूसरे नंबर पर थी उसको भी बदल डाला गया। इसका मतलब बहुत साफ है कि बीएसपी ने राजनीतिक प्रयोग नए तरीके से करने की सोची। कांग्रेस का जिक्र करना चाहिए क्योंकि कांग्रेस की मौजूदगी पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ थी। वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। 23 सीटों में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में टकराते हुए भी दिखाई दिए थे। कुल मिला के यहां पर 0 है कांग्रेस। लेकिन जिन 5 लोगों को उन्होंने टिकट दिया, जो 5 पुराने उम्मीदवार हैं, बाकी तो सभी नए हैं। उस बार वो 58 सीटों पर है, लेकिन महिलाओं की तादाद ज्यादा है क्योंकि 40% महिलाओं का ऐलान कर चुकी है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। बहरहाल जो 5 पुराने उम्मीदवार हैं उनमें से क्या कोई भी जीतेगा? ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 5 दूसरे नंबर पर रहे हुए हैं। पुरकाजी से दीपक कुमार, कोयल से विवेक बंसल, मथुरा से प्रदीप माथुर, बलदेव से विनेश कुमार, आगरा ग्रामीण से उपेंद्र सिंह। बाकी सभी नए कैंडिडेट के तौर पर उतार दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस बड़ी आशान्वित है कि शायद मथुरा में जीत जाए क्योंकि वहां पर श्रीकांत की स्थिति नाजुक है। लेकिन यह कहने की बात है, जो परिस्थितियां बन रही है उसमें आंदोलन, राजनीतिक प्रयोग, सियासी चाल और शायद
विरासत, साख और पहचान, ये सभी इस दौर में वोटरों को तय करना है। यहां पर समाजवादी पार्टी 28 सीटों पर लड़ी थी पिछली बार, आरएलडी जो थी वह भी 29 सीटों पर लड़ी थी यहां पर। लेकिन हम यहां पर एक दूसरा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 46 सीटों पर लड़ी थी, सॉरी, वह 2 सीट जीत पाई थी। इस बार जो है उसने 28 लोगों को उतारा है, जो कि बिल्कुल अपने लिहाज से नए हैं। 43 सीटों पर एसपी और आरएलडी ने बदल दी है उम्मीदवार, यानी 57 सीटों पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी लड़ रही है। एक एनसीपी को सीट दी गई है अनूप शहर की, जहां से के शर्मा लड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने 28 सीटों पर उम्मीदवार बदल डाले, आरएलडी ने 29 सीटों पर बदल डाले। यह दोनों 28 और 29 सीटें मिली हैं, इन जगहों पर 43 सीटों पर दोनों ने चीजें बदल डाली। यानी ध्यान दीजिए, 43 सीटों पर एसपी आरएलडी बदल देती है, 56 सीटों पर बीएसपी बदल देती है, 53 सीटों पर बिल्कुल नए उम्मीदवार के साथ कांग्रेस आकर खड़ी हो जाती है, और बीजेपी ने भी अपने 19 एमएलए को बदल दिया। 4 जो दूसरे नंबर पर रहे हुए थे उनको भी बदल दिया, यानी कुल मिला के 23 लोगों को उसने बदल डाला। 58 सीटों में एवरेज जब आप निकालना शुरू करेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि जो लोग लड़ रहे हैं उसमें 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल नए उम्मीदवार हैं मैदान में। तो क्या हर किसी ने अपने कांधे से पुराना बोझ हटा दिया है? क्या हर कोई यह समझ रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी उसके साथ उम्मीदवारों के आसरे ना आ जाए, और बीजेपी ने अपने तौर पर एमएलए जो 19 एमएलए को भी बदल दिया, वो भी मैसेज था कि हम एंटी इनकम्बेंसी के जरिए कहीं ना कहीं उसको घाटा नहीं सहने के तैयार है? या फिर जो नए समीकरण बने हैं, जिस समीकरण को हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, उस आसरे पहली बार, चाहे वो जाटलैंड हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जाट और मुसलमानों का मिलना हो, चाहे असुरक्षा के तहत जाटों के वोट बैंक में सेंध लगाने की प्रक्रिया हो, इसने समीकरण बदलते हुए हर पॉलिटिकल पार्टी से कहा आप उम्मीदवार नए खड़े कीजिए। और वही प्रयोग अपने तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इन 58 सीटों का ब्रह्मास्त्र 2 ही दिशा में जाता है। एक, जो भी नया राजनीतिक प्रयोग उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर 2017 के बाद हो रहा है, यह पूरे उत्तर प्रदेश का प्रयोगशाला के तौर पर इसकी नई पहचान आ गई है। और जो भी मुद्दे समूचे उत्तर प्रदेश को अपने दायरे में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिहाज से लेने वाले हैं, उसकी भी राजनीतिक जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन्हीं 58 सीटों के इर्द गिर्द आकर समा गया है। अब यहां से जो नया सवाल निकल कर आ रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो जयंत चौधरी के लिए यह साख बनाने का है, विरासत बचाने का है, क्योंकि लगभग 23 सीटें ऐसी है जहां पर जाटों की तादाद 60 से 90 हजार है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर मुसलमान आ जाता है साथ में और जाट में सेंध लग जाती है सुरक्षा के सवाल को लेकर, या फिर मुजफ्फरनगर दंगों के आसरे मुसलमान भी कहीं बटे हुए नजर आते हैं, जो एक तरफ बीएसपी उसे नजर आएगी, कहीं पे हो सकता है कांग्रेस नजर आ जाए, कहीं पे समाजवादी पार्टी से वो दूरी बनाना, ये सारे सवाल हैं। या फिर उसको ये महसूस होने लगा है पहली बार परिवर्तन करके हमारी जीत होने वाली है। इन दोनों सवालों के बीच में जरा खड़े होकर महसूस कीजिए, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर यह सवाल पनपने लगा है कि बदलाव की पहली कील हम ही ठोके, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस संदेश के साथ चल पड़ा है कि ये बदलाव एक बुलबुले के लिए है, बुलबुले की तरह है, इसमें मत फंसिए। क्योंकि जब आप इन सीटों के भीतर झांकना शुरू करेंगे तो उसमें खास तौर से ध्यान दीजिए, शामली की 3 सीट हैं, कैराना, थाना भवन और शामली। इन तीनों जगहों में एक थाना भवन की सीट को लेकर बीएसपी बार बार जिक्र करती है कि हमारा मुकाबला नहीं, हम यहां पर जीत सकते हैं। यह बीएसपी का अपना दावा है। मुजफ्फरनगर की जो सीटें हैं उसमें बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली और मीरापुर, यहाँ पे पिछली बार जो थी कांग्रेस दूसरे नंबर पर पुरकाजी में थी, बाकी तमाम जगहों पर समाजवादी दूसरे नंबर पर थी। और जो वोटों का अंतर था, वह वोटों का अंतर सिर्फ मीरापुर में 193 वोटों का अंतर था, जो सबसे कम था। बाकी जगहों पर 10,000 से 30,000 तक का अंतर हुआ करता था। तो क्या यह माना जाए कि 2017 के अक्स तले 2022 को देखे, जिसे देखने का प्रयास बीजेपी कर रही है, या फिर 2012 के अक्स तले देखे जिस समय बिल्कुल उफान पे थे अखिलेश यादव और वह रिपीट होने वाला है, या फिर
बिल्कुल नई परिस्थितियों के साथ इन 58 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, क्योंकि जो खास तौर से मेरठ मंडल के दायरे में जो 5-6 जिले आते हैं, जिसमें मेरठ है, बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो यहाँ की 28 सीटें कुल हैं, उसमें से 25 पे कब्जा बीजेपी का रहा है और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीएसपी, 1 सीट पर आरएलडी। समाजवादी पार्टी मेरठ में रही, छपरौली में आरएलडी रही, बीएसपी धौलाना में रही। तो क्या ये माना जाए कि इन 58 सीटों का समीकरण राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी की राजनीतिक लकीर की शुरुआत में ही एक ऐसे प्रयोग को करने जा रहा है जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी हवा बहनी है? यकीनन। क्या ये वाकई ऐसी परिस्थिति है जिसमें बीजेपी के लिए तय हो जाएगा कि उसका जो अपना साइंटिफिक तरीका है वोटिंग को मैनेज करने का, क्या उसकी सफलता मिलने वाली है, जिसमें वह बूथ लेवल तक और गांव में घर घर तक पहुंचकर वोटरों को अपने अनुकूल बनाकर वोट दिलवाने की परिस्थिति में आ जाती है? क्या वह भी होने वाला है? क्योंकि साइंटिफिक तरीकों के भीतर भी 2-3 परिभाषाएं अलग अलग है। वो एक साइंस टेक्नोलॉजी भी देखता है, साइंस मनोविज्ञान भी देखता है, लेकिन इन दोनों के बीच जब आप चलना शुरू करेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी के पास अपने तौर पर मौजूद है उसकी के सामने क्या कोई टिक पाएगा? यह भी एक सवाल है। सही मायने में इन 58 सीटों का प्रयोग जो है शायद इस चुनाव में, और वह भी उत्तर प्रदेश के भीतर में, सबसे बेस्ट निकलकर आने वाला है, जो तमाम राजनीतिक दलों की राजनीतिक जमीन को इस रूप में हिला भी सकता है जहां पर वोटरों को लगने लगा है कि उनके साथ कोई सरोकार पॉलिटिकल पार्टीज के होते नहीं है। दूसरी बात, इस जगह के वोटरों ने जो लगभग 25 जगहों पर विरोध किया और 25 गांव में जो विरोध हुआ जहां पर बीजेपी सत्ता में रहते हुए भी उन तक नहीं पहुंच पाई, क्या उस विरोध की नई जमीन निकल कर आने वाली है? और तीसरी बात, जो गन्ना किसानों को बल मिला उस किसान आंदोलन से जो पंजाब से निकला था और हरियाणा से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छू गया, इसमें पहली बार राजनीति को डिगाने की ताकत क्या किसानों में आ गई है? ये सारे प्रयोग इसी जगह पर होने हैं। आखिर के 3 सवाल जो शायद सबसे बड़े हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जयंत चौधरी के भविष्य को तय करने वाला है, यह इस 58 सीटों में पता चल जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों के राजनीतिक प्रयोग को तय करने वाला है, जो इस 58 सीटों पर पता चल जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह 58 सीटें बीजेपी के उस राजनीतिक प्रयोग की अग्नि परीक्षा लेगी जहां पर वो लगातार सुरक्षा और असुरक्षा के बीच खड़ा करके वोटरों को सहलाती रही कि हम हैं तो आप सुरक्षित हैं, दूसरा कोई होगा तो दंगे हो जाएंगे। और इस शब्दों का इस्तेमाल इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी करने से चूके नहीं। तो जरा कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी तादाद में वोटरों के दिमाग में क्या कुछ होगा, और ख़ास तौर से तब जब टेलीविज़न स्क्रीन पर रेंगते हुए मुद्दों के साथ हिंसक शब्द भी लगातार लोगों के दिमाग में घुसते चले जा रहे हों, और सियासत का यह प्रयोग लोकतंत्र को उस पार ले जाता है जहां पे लोगों को समझ में नहीं आता है कि सियासत से डरें या मान कर चलें कि यह हमारे साथ रहेगा, ये हमारे साथ रहेगा या चुने जाने के बाद हमसे दूर हो जाएगा या फिर आने वाले वक्त में हमको दोबारा उस अग्नि में ढकेल देगा जहां पे हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। तमाम प्रयोगों की परीक्षा इसी 58 सीट पर होनी है, तो इंतजार कीजिए और जरा समझने की कोशिश जरूर करेंगे हम लोग कि इसका वोटिंग पैटर्न कल क्या रहता है और उस वोटिंग पैटर्न से क्या निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।